त्वरण, त्वरण का एसआई मात्रक आपसे बात कर रहा है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। जैसे कि कैंडिला, एक आपसे ये भी खूब पूछता है ना कि कैंडिला किसका एसआई मात्रक है, तो आप कहते हो सर ल्यूमिनस इंटेंसिटी या फिर ज्योति तीव्रता का। एक ये वाला भी इंपॉर्टेंट ही बनता है, ज्योति तीव्रता, ये आपका एक इंपॉर्टेंट बनता है। एम्पियर, एम्पियर तो सर इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का होता है, तो इसका मतलब है गुरुजी कि ये वाला तो नहीं होने वाला। मीटर की बात करोगे तो लंबाई का, विस्थापन का, लंबाई की अगर यूनिट की बात कर दोगे तो हम लोग मीटर में देखते हैं, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट का देख लेते हैं। मीटर पर सेकंड की बात कर दोगे तो चाल की बात कर लें, चाल के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। बचा कौन सर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा बचा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बचा। अच्छा, आज के स्टूडियो में कैमरा किधर सेट है हमको कुछ नहीं पता चल रहा है, सामने दिख रहा है, अब हमको उसमें झांकना पड़ रहा है कि अच्छा हम दिख रहे हैं कि नहीं, पता नहीं ससुरा क्या माहौल है आज का। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर बनेगा। इस तरीके के और एक दो क्वेश्चन पूछता है, जैसे एक आपके रेलवे में अक्सर पूछता रहता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का यूनिट क्या होता है, ये भी कई बार आपके पेपर में आता है लल्ला। तो पदार्थ की मात्रा मोल, ये भी थोड़ा सा याद रखना, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या हो जाता है, मोल हो जाता है। समतल कोण, हाँ ये भी समतल कोण और घन कोण, इनका भी समतल कोण, समतल कोण का क्या हो जाएगा सर, रेडियन, समतल कोण का रेडियन, रेडियन। और एक और आपके बच गया, दैट इज घन कोण। तो घन कोण का क्या हो जाएगा लल्ला, स्टेरेडियन, यहां पे लिख दे रहा हूं घन कोण। घन कोण का क्या हो जाएगा लल्ला, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ठीक है ना, तो याद रहेगा, ये सब ध्यान रखना थोड़ा। तो सर इसका राइट आंसर बना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस शैली के मंदिर में शिखर को विमान कहा जाता है, शिखर को विमान कहा जाता है, नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली, इनमें से कोई नहीं। देखो एक्चुअली होता क्या है, नागर शैली में 3-4 शब्दों का प्रयोग होता है। एक आमलक, याद रखना ये नागर शैली के मंदिर में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। एक आपके कलश, अब नागर शैली उत्तर भारत में होता है और हम लोग के मंदिरों में कलश का, आमलक का, पटक्कल का इन सब का बड़ा प्रयोग होता है। ठीक है ना। अच्छा, नागर शैली के मुख्य मंदिर की बात करोगे तो जैसे कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर उत्तर भारत में, या फिर मोढेरो मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर, आपके दिलवाड़ा मंदिर, मोढेरो मंदिर जो कि गुजरात का है, ये सब किस शैली के हैं, नागर शैली के। या जैसे मैंने पहला वाला बोला कंदरिया महादेव मंदिर, ये सब किस शैली के मंदिर हैं, नागर शैली के। ये सब किसके शब्द हैं, आमलक और कलश, नागर शैली के। वहीं आप जैसे दक्षिण भारत के जो द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं, उन्हीं के ऊपरी शिखर को विमान कहा जाता है। और द्रविड़ शैली में जो इनके गेट होते हैं उनके लिए गोपुरम शब्द का प्रयोग किया जाता है। पिछली बार के ये पेपर में था कि गोपुरम शब्द का प्रयोग किस शैली के मंदिर में किया जाता है, द्रविड़ शैली के मंदिर में प्रवेश द्वार के लिए किया जाता है। कैलाशनाथ मंदिर, बादामी मंदिर, बेसर शैली के बहुत जबरदस्त उदाहरण हैं। जो कैलाशनाथ मंदिर है ये कई बार पूछा है लल्ला, इसलिए यहां पे लिख दे रहा हूं कैलाशनाथ मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर। ठीक है ना, ये आपके बेसर शैली का उदाहरण है। बादामी मंदिर, बादामी मंदिर ये भी आपके बेसर शैली का उदाहरण है। मंदिर से रिलेटेड कलाएं आपके पेपर में ज्यादा रहता है, तो याद रखेंगे राइट आंसर बी है। द्रविड़ शैली में मंदिर के शिखर को विमान कहा जाता है, जबकि हम लोग के यहां आमलक, कलश, पटक्कल ये सब नागर शैली में है। ठीक है ना, बी ऑप्शन। अगला, मूंगा हाइड्रा किस संघ या समूह से संबंधित है, मूंगा, हाइड्रा, ये सब नहीं आता कि मूंगा, हाइड्रा, जेलीफिश, ये सब किससे संबंधित हैं। देखो बहुत आराम से, जैसे आपके तुम लोगों ने गांव देहात से तो हम सभी लोग हैं, घोंघा का नाम सुना है, जिनकी ऊपर की सल बड़ी टफ होती है, घोंघा। देखो घोंघा, और एक तुम लोग नाम सुने होगे सीपी, घोंघा और सीपी, ये दोनों मोलस्का संघ से हैं, घोंघा और सीपी, नाम सुना है कि नहीं। अच्छा, ऐसे वो सभी जिनके शरीर 3 भाग में बटे होते हैं, मतलब सर जैसे मच्छर 3 भाग में बटा रहेगा सर, तिलचट्टा जिसे आप काकरोच कहते हो,
ठीक है ना। अब मैं तिलचट्टा जानबूझ करके लिख रहा हूं, तिलचट्टा या फिर काकरोच, मच्छर, मक्खी, केकड़ा, खटमल। का बोल रहे हो गुरुजी? मच्छर, मक्खी, केकड़ा, स्क्रैप जिसको आप बोलते हो, केकड़ा, ठीक है ना, खटमल। ये जितने मैंने एग्जाम्पल में लिखे, ये ऐसे नहीं है जिनके शरीर 3 भाग में बटे हैं, सिर, वक्ष और उदर में। ये आर्थ्रोपोडा वाले, इनके 3 भाग में बटे होते शरीर हैं, सिर, वक्ष और उदर। एक इनका सिर में बटा होता है, एक इनका वक्ष में बटा होता है और एक इनका उदर में बटा होता है, 3 भाग में। तो ये सब आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल है। एनिलिडा, पूरा शरीर एक है, ऐसे लगभग ऐसे। अब ऐसे है, इसी में झिंगा 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 टिंगा पिंगा सिंगा टिंगा। मतलब सर आप तो ये केचुआ टाइप की चीज बना दिए, अर्थवार्म टाइप की चीज बना दिए, या फिर ऐसे ही कुछ जोंक जोंक चीज भी होती है सर। ठीक, जोंक जानते हो ना, जोंक होती है सर। ये सब किससे हैं? एनेलिडा से। तो राइट आंसर क्या है सर? मूंगा, हाइड्रा, जेलीफिश, ये सब है सिलेंट्रेटा से। ये सब है सिलेंट्रेटा से। कौन कौन? मूंगा, हाइड्रा, जेलीफिश, सिलेंट्रेटा से। जोंक और केचुआ एनिलिडा से। खटमल, मच्छर, तिलचट्टा, मक्खी, केकड़ा सब आर्थ्रोपोडा से। घोंगा और सीपी मोलस्का से। विश्वास मानना, आप अपने पेपर को उठा करके देखना लल्ला, इसमें से कई ठो आपके पेपर में क्वेश्चन रहता है, कोई ना कोई एक रहता है। तो हमने चारों इंपॉर्टेंट उठा लिया कि यार जंतु जगत से आपसे कुछ क्वेश्चन हो जाए, आपको याद रहना चाहिए पेपर में कि अच्छा ये वाला टॉपिक अछूता ना रह जाए। अच्छा, आइए अगले क्वेश्चन पे। और आप मेरे हर क्वेश्चन में वेरिएशन देखोगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। आप देखो क्वेश्चन, एम्पायर सिटी। मैंने एक बार ऐसा एक बार बताया था कि सर जैसे एक शहर है, पिछली बार के CHSL में भी इसको बल्कि पूछ दिया था, फिलाडेल्फिया, ठीक है ना। फिलाडेल्फिया को किस नाम से जानते हैं? फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया याद रखना, ये CHSL में आया था इसलिए इसको पहले क्वेकर सिटी, क्वेकर सिटी, फिलाडेल्फिया। एवर्डीन, ये तो सर ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानी जाती है, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट सिटी। करंट अफेयर में अभी अंबाजी मार्बल गुजरात को GI टैग दिया गया है, जबकि लहासा फॉरबिडन सिटी, ये याद होगा। और आपके आयरलैंड, आयरलैंड एमराल्ड सिटी, एमराल्ड सिटी। ये लहासा तो फॉरबिडन सिटी है, फॉरबिडन सिटी। बचा क्या गुरु? न्यूयॉर्क। बचा क्या? न्यूयॉर्क, ए ऑप्शन। अगले पैंग, ये वाला याद रहा होगा। बिस्केक कहां की राजधानी है? अभी G20 की बैठक से मोदी जी कहां से लौटे हैं सर? ब्राजील से। ब्राजील की भी राजधानी जरूर याद रखना, ब्राजील की भी राजधानी जरूर याद रखना। मंगोलिया की बात करें सर तो उलान बटोर, मंगोलिया की राजधानी की बात करें तो उलान बटोर है, हाँ सर है। तजाकिस्तान की बात करें तो दुशांबे, क्या है सर इसकी राजधानी? दुशांबे, तजाकिस्तान की दुशांबे। लेबनान की बात करोगे तो बेरूत, लेबनान की बात करोगे तो बेरूत। अब मैं तुम्हें एग्जाम में बताता हूं किसका किसका राजधानी तुमसे पूछ सकता है। सर एक आपसे पूछेगा मलेशिया की, अब मैं रीजन भी बताऊंगा, इटली का, ब्राजील का, ठीक है, ब्राजील का, रूस का, बोत्सवाना का, बोत्सवाना का। क्यों सर? बोत्सवाना राष्ट्रपति गई थी, मलेशिया, इटली और आपके ब्राजील, COP30 और ब्रिक्स और आपके क्या कहता है G7, G20, इनकी बैठक हुई है। ये एक लॉजिकल रीजन है कि क्यों इनका पूछेगा, समझ रहे हो? तो वही अक्सर राजधानी के रूप में पूछता है जो आपके पेपर में, मतलब वो चर्चाओं में होता है। अब किर्गिस्तान इसका राइट आंसर, बिश्केक। अल्टीमीटर का उपयोग किस कार्य में होता है? सोच समझ के बताइएगा। अल्टीमीटर का उपयोग सर, आज धर्मेंद्र जी नहीं रहे, रेस्ट इन पीस। हाँ यार, ये बात बहुत दुखद है कि जिनको देख करके हम लोग बड़े हुए, धर्मेंद्र जी जिन्हें ही मैन ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है, उनका दुखद आज निधन हो गया 89 ईयर के एज में। बल्कि 8 दिसंबर को उनका बर्थडे पड़ता, वो 90 ईयर के हो जाते। एक बार मैं आप सबसे चाहूँगा कि भारत के इतने बड़े अभिनेता के लिए एक बार आप सभी लोग मतलब ओम शांति और जो भी आपकी भावनाएं हो वो कमेंट बॉक्स में प्रकट करें, चाहे वो तिरंगे को दिखाकर, चाहे जय हिंद लिख करके, चाहे ओम शांति लिख करके। क्योंकि धर्मेंद्र मतलब पूरा बॉलीवुड
धर्मेंद्र जी इतनी बड़ी शख्सियत थे, क्षमा कीजिएगा, मतलब उनके लिए शब्द कम है। उनकी 16 मूवी को हम लोग देख देख करके कितना मतलब इंटरटेन हुए, कितना हंसे उनके साथ, कितना खुश रहे, तो एक बड़ी क्षति। जबकि धर्मेंद्र जी हम लोग के एरा के नहीं है, लेकिन फिर भी एक लगाव है उनसे, सच है कि नहीं? तो बिल्कुल आप लोग की तरफ से मैं भी यार, मतलब मुझे भी इस बात में बहुत दुख है धर्मेंद्र जी के निधन का। आज जब मैं सुना तो बुरा लगा, बहुत ही गंदा महसूस हुआ कि यार धर्मेंद्र जी का निधन हो गया। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करना कि अल्टीमीटर किस काम में आता है। जैसे अब ये देखो, हवा की शक्ति को मापने में अनीमोमीटर काम आता है, अनीमोमीटर काम आता है। देखो जो याद रहे उसको पहले ऑप्शन से बाहर कर लिया करो, ठीक है ना। ध्वनि की तीव्रता मापने में ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर, और वायु दाब मापने में बैरोमीटर। नहीं, वायु दाब किसके लिए? बैरोमीटर। राइट क्या बना? विमानतल की, विमान की ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर। अगले पे आएंगे तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है? देखो भाई, ये तो ऐसा क्वेश्चन है ना कि बार बार आपसे पूछेगा। जैसे सर सतलज के ऊपर कोल डैम है, सतलज के ऊपर कोल डैम परियोजना है, ठीक है सर, सतलज के ऊपर कोल डैम है। सर सतलज के ऊपर सरहिंद भी है, सरहिंद परियोजना है। नर्मदा के ऊपर आपके नर्मदा सागर तो है ही, सरदार सरोवर, चलो यहां पे लिख देते हैं सरदार सरोवर, ये है सर। अब मैं जानबूझ करके ऊपर नीचे ऑप्शन लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि कुछ लोग कॉपी करते हैं, अगर सर इधर से लिखेंगे तो ये वाला से हो जाएगा। चंबल के ऊपर राणा सागर, जवाहर सागर, ठीक है ना, जवाहर सागर, और एक इसमें और लिख लिया जाए, चंबल परियोजना भी इसी के ऊपर है। चंबल, राणा सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, सब चंबल नदी पे। चेनाब के ऊपर एक परियोजना है, दैट इज सतलज परियोजना। नाम है सतलज और है वो चेनाब के ऊपर। ऐसे तो इसके ऊपर और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मैं जानबूझ करके सतलज परियोजना ही लिख रहा हूं। या फिर दुलहस्ती भी आप लिख सकते हो, इसी चेनाब के ऊपर दुलहस्ती भी आप लिख दो, दुलहस्ती प्रोजेक्ट। अब यहां पे कई लोगों का मैटर गड़बड़ा गया कि गुरु चारों ऑप्शन वहां लिख दिए, हम किसको ऑप्शन बतावें? अब कई लोग गलत करोगे। ए ऑप्शन करेक्ट है, सतलज नदी के ऊपर है नाथपा झाकरी परियोजना, ठीक है। ए ऑप्शन सतलज नदी के ऊपर है। बीच बीच में ऐसे खेलना पड़ेगा भाई, नहीं मैटर गड़बड़ा जाएगा। सच है कि नहीं? आओ चलो, थारू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? थारू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? आज मैं दूसरे स्टूडियो से हूं तो मेरे को ना कैमरा इधर है, स्क्रीन इधर है, हमको समझे में नहीं आ रहा है एक बार में हम किधर देखें, जबकि ऑनलाइन 8 साल से पढ़ा रहे हैं। गड़बड़ा गया आज मैं दूसरे, तुम लोग का जो कमेंट आ रहा है सामने की बजाय इधर साइड में एक कंप्यूटर टाइप का रखा, उसी पे कमेंट आ रहा है, तो हमें को बीच में कमेंट ऐसे देखना पड़ रहा है। हाँ, थारू सर, तमिलनाडु का तो बड़गा यहां पे कर दीजिए, तमिलनाडु में बड़गा। नागालैंड में सर अंगामी, नागालैंड में अंगामी। अरुणाचल प्रदेश में मोपा, ठीक है ना, आज अरुणाचल प्रदेश में मोपा लिख दे रहा हूं। अब गुरु यही सही होगा। हाँ, थारू उत्तराखंड, ठीक है, थारू उत्तराखंड। अगले पे आएंगे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो, जब हमारा संविधान सभा बना, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, दूसरी बैठक 11 को हुई और तीसरी बैठक 13 को हुई। ये तीनों डेट जरूर याद रखना, ठीक है ना, कि ऐसे ऐसे इनकी बैठकें होती रहीं, तो थोड़ा सा आपको नंबर पाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो संघ संविधान समिति सर BN राव, ये तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, सलाहकार एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष थे सर BN राव जी। मतलब सर इनका तो कोई बात बनेगा ही नहीं, सलाहकार समिति ये लेकर के बैठे हुए थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, प्रांतीय संविधान समिति, संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति के थे सर। जवाहरलाल नेहरू जी, या फिर अच्छा
भीमराव अंबेडकर जी तो हम लोग जानते हैं सर कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो राइट आंसर क्या बना? जवाहरलाल नेहरू जी। भाई कई बार ऐसा होता है कि आपको सारे ना याद हो, हम कसम से बताएं अभी हमको ध्यान नहीं आ रहा था तो हम इसीलिए मन में सोचे कि ऑप्शन के थ्रू होके एक बार देख लेते हैं। भाई कोई जरूरी थोड़ी कि हर जी के हर जीएस तुमको आ ही रहा हो, तुम भगवान थोड़ी हो तो इंसान मेरे लाल। तो इसमें कोई शर्म गरम की बात नहीं है। वो भी हमको तुम लोग से देखो शर्म नहीं आता है, हाँ बहुत क्लियर, हमको अपनत्व की भावना रहती है हमारा, ठीक है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व जैसे भगत जवाहर महल ने, इन्होंने कूका विद्रोह का नेतृत्व किया था, कूका विद्रोह का नेतृत्व किया था। भगवान बिरसा मुंडा जी, इन्होंने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस बार का आपसे ये ज्यादा पूछ सकता है क्या? क्योंकि बिरसा मुंडा जी की आप लोग को याद है ना, इस बार 150वीं जयंती मनाई गई है, 150वीं जयंती। और 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर को आपके मनाया गया है जनजाति पखवाड़ा माह के रूप में, सप्ताह के रूप में मनाया गया है। और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी के सम्मान में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। तो इस बार ये पूछ सकता है बिरसा मुंडा जी की कौन सी जयंती मनाई गई है, ठीक है ना। और सर अली मुसलियार जी, ये मोपला विद्रोह, मोपला। अब गुरु कौन सा आंसर सही है? अब कौन सा सही है? तो भाई ये डी बचा तो सिद्धू कानू, बचा तो सिद्धू कानू, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। हाँ अगले पे आएंगे। उच्च न्यायालय की ये आसान है, वो तुम लोग ऐसे उड़ा दोगे। उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत है? उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति बताना। नहीं भैया तुम लेते जाओ, ठीक है। उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति। आज यार दूसरे स्टूडियो में है ना, तो सब एकदम गड़बड़ाया सा हमको लग रहा है आज। अच्छा एक बात तुम लोग से, इसका उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है? सर 226। इसमें तो क्षमादान है सर, राज्यपाल जो क्षमा करते हैं, जैसे आर्टिकल 72 के अंदर राष्ट्रपति। तो ये 343 में तो सर भाषाओं का जिक्र है, ठीक है ना, 343 में। और लोकसभा में SC ST स्थान का आरक्षण, लोकसभा में SC ST स्थान का आरक्षण वो है 330 में। अच्छा एक बात पूछनी थी, ये जो भारत के राज्यों में इस समय सर वाली प्रक्रिया चल रही है, जिससे कि वोटर लिस्ट अपडेट हो रहा है, तुम लोगों के यहां भी चल रहा है क्या? जिनके क्या चल रहा हो बताना 1-1। जैसे हम यूपी के हैं तो यूपी में तो चल रहा है इस समय भारत के 9+3 9 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी, यूपी MP, आपके अभी बिहार में तो हो गया, गुजरात और आपके वेस्ट बंगाल, इन सब जगहों पे इस समय ये चल रहा है। ये चल रहा है क्या? मैं एक 10 मिनट शो लूंगा, उसको थोड़ा तुम लोग जागरूकता के तौर पे लेना कि ये सर है क्या, स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट ये है क्या। इसमें जब आपके घर वो जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर BLO जो आ रहा है, उसको कौन से डॉक्यूमेंट दोगे? अगर किसी का नाम कट गया है तो कैसे उसको दोबारा चढ़वा लोगे? अगर किसी का नाम छूट गया है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? मैं ये 10 मिनट शो में कवर करूंगा। और मैं इसलिए भी कवर करना चाहता हूं ताकि आप 4-5 हजार लोग एक आर्मी का काम करो कि जो सही है उसको सही बताने का। आपके मोहल्ले में, रिश्तेदार में कई लोग घबराए होंगे, इस समय चल रहा होगा, आप लोग के घर पे आ रहे होंगे अधिकारी लोग, तो इसलिए मैं आज आपकी थोड़ा सा इसमें मदद करना चाहूंगा ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें, ठीक है ना। इस सेशन में आज रहना, इस सेशन में आज रहना, ठीक है। इसका YouTube लिंक लगा हुआ है, मैं ये क्लास खत्म होगा तो वो कर लूंगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब प्रारंभ हुआ था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जैसे कि 1964 में IDBI आया था, IDBI। 1982 में नाबार्ड आया था, नाबार्ड, ये अक्सर रेलवे SSC पूछते रहते हैं। 1956 में LIC आया था। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आया था, प्रथमा बैंक, ठीक है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है। तो ये नाबार्ड जो है वो कृषि ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक है और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI है।
बैंक से याद आया, अभी भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का लिस्ट जारी हुआ है, उसमें HDFC फर्स्ट पे आया है। ठीक है, टाटा को पीछे छोड़ा है 2025 में उसने। वोक्सवैगन किस देश की प्रसिद्ध कंपनी है? कोरिया की कंपनी किया। किया रे, क्या किया तूने, क्या किया। अमेरिका की कंपनी जनरल मोटर्स, अमेरिका की बहुत फेमस कंपनी है जनरल मोटर्स, GM। जापान की कंपनी टोयोटा, जर्मनी की कंपनी वोक्सवैगन। ऐसे बड़ी फेमस कंपनियां अलग अलग जगहों पे होती हैं। अब हर देश का एक अपना है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? एक बात समझना, ये जो चारों मैंने लिखा है ना, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले आपके मंच हैं जिनका कि इंडेक्स आपसे पूछता है। जैसे वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, वैश्विक लैंगिक जो जेंडर गैप इंडेक्स होता है, लैंगिक अंतराल सूचकांक, ये कौन जारी करता है? ये मैं इसीलिए जानबूझ करके इस क्वेश्चन को लाया, विश्व आर्थिक मंच। जबकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि बंद हो गया है, अब इसको बंद कर दिया गया है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये कौन जारी करता था, ये पूछता है विश्व बैंक। अब इसी के लिए इसके आगे मैं कट लगा दे रहा हूं कि ये अब पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी रिपोर्ट अब जारी करना बंद कर दिया गया है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है ना। रिसर्च इंस्टीट्यूट वैश्विक भूखमरी, इफ्री है ना, ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है जिसको आप कहते हो वैश्विक भूखमरी, भूखमरी सूचकांक, ये जारी करता है। इसका राइट आंसर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अब इसको ऐसे भी याद होगा, धोखाधड़ी तब नहीं होगा जब ट्रांसपेरेंसी रहेगा, आपस में क्लियर चीजें रहेंगी तो धोखाधड़ी नहीं होगा। ठीक है ना, तब धोखाधड़ी नहीं होगा। ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे और फिर देखते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन जरा तुम लोग करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ और फिर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अरे यार, हम क्वेश्चन में नहीं बदले क्या? हाँ, ये क्वेश्चन जरा तुम लोग करना, ये क्वेश्चन तुम लोग करना। आज मैं एक लड़की का भी कमेंट पढ़ रहा था कि आज CHSL में मेला महोत्सव स्पोर्ट्स और अवार्ड से क्वेश्चन आए थे, मंदिर का क्वेश्चन आया था। मैं एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ रहा था कि मैं आपको बता सकूं भाई कहां से आ रहा है। हाँ, अरे बाप रे बाप, बताइए कौन सा क्या है? तुम लोगों ने देखा होगा बाज एवं युवा सरदार, जो आपके पेपर में आता है कि एक ऐसे नहीं होता कि ऐसे चित्र किए हुए एक सरदार जी रहते हैं, उनके हाथ पे एक बाज पक्षी बैठा रहता है, वो फारूक बेग ने बनाया है। बाज एवं युवा सरदार। अब तुम लोग कहीं भी ये पेंटिंग देखोगे तो तुम लोग को याद आ जाएगा फारूक बेग जी का। ठीक है ना। इसका राइट आंसर अवंद्रनाथ टैगोर है। अमृता शेरगिल, इन्होंने एक कैसे इसको बताऊं, तुम लोग देखे होगे कि एक पूल टाइप का है, वहां एक हाथी अपने ऊपर ऐसे पानी फेंक रहा है, ऐसी चित्र या पेंटिंग देखे होगे। एलिफेंट इन अ ग्रीन पूल। ठीक है ना, एलिफेंट इन अ ग्रीन पूल बाथिंग। ठीक है, ये वाला जो है वो अमृता शेरगिल जी का है। जबकि सतीश गुजराल जी का काला चांद, इनकी पेंटिंग बहुत फेमस है काला चांद की। तो ये एलिफेंट है, एलिफेंट इन अ ग्रीन पूल बाथ। ठीक है ना, एलिफेंट इन अ ग्रीन पूल, एलिफेंट बाथिंग इन अ ग्रीन पूल, अमृता शेरगिल। वो पूछ देता है फेमस पेंटिंग का नाम। ठीक है ना। देखो, प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग बाहर की तरफ होता है? मुझसे कुछ लोग कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं क्वेश्चन का अगर आंसर कर दूं, ईमानदारी की बात बताऊं, मैं कमेंट देख रहा हूं, मुझसे कुछ लोग बार बार कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर उस क्वेश्चन का मैं आंसर कर दूं तो कितनों का सम्मान बिखर जाएगा। इसलिए मैं किसी मुद्दे पे नहीं बोलना चाहता, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि पढ़ाई कर लो। ठीक है ना,
क्योंकि है दो चार लोग जिनसे कि लगता है कि हाँ इनके लिए बोल देना चाहिए, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। अब कुछ चीजें पर्दे में ही अच्छी होती हैं, जरूरी नहीं है कि हर मुद्दे पे मुंह खोला जाए। आर्टिकल 19 है, उसने बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी दी है, इसका यह मतलब थोड़ी है कि आप कुछ भी बोलते चलेंगे, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए प्लीज मेरी क्लास में पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जब जरूरत आएगा, समय आएगा, मैं बोलूंगा, यह मैं आपसे वादा करता हूं, ये मैं आपसे वचन करता हूं। जिस मुद्दे को मुझसे पूछा जा रहा है लल्ला, जिस दिन समय पड़ा, मैं अड्डा की प्लेटफॉर्म से उस मुद्दे को बोलूंगा, ये मेरा आपसे वचन है। बट अभी मेरे क्लास में पढ़ाई कर लो, ठीक है ना। हाँ, प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग बाहर की तरफ होता है? जो लोग रेड लिख रहे हो, मारेंगे ना तुम्हारा गाल लाल हो जाएगा, बस नालायक कलर के, मतलब नालायक भाई, नालायक कहीं के, कलर के नहीं, VIBGYOR, ठीक है, रेड। चलो गाल लाल हो गया नंबर लेकर के, थोड़ा सा धमकाए तो एक को तुरंत येलो पे आ गया। रेड ही सबसे बाहर होता है, ठीक है ना, रेड सबसे बाहर होता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अब इंद्रधनुष भी दो रंग का होता है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में रेड अंदर होता है, तो सेकेंडरी में आपके क्या होता है? अच्छा, जैसे इस क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि प्राइमरी इंद्रधनुष में रेड कलर कितने डिग्री का कोण आंख पे बनाता है? उठा के रेलवे का पेपर देख लेना, 42 डिग्री 8 मिनट का कोण लाल रंग प्राइमरी इंद्रधनुष में आंख पर बनाता है। आंख पर कोण, ठीक है ना, आंख पर कोण। वहीं अब आपसे पूछ दे कि सेकेंडरी इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन होता है, तो सबसे बाहर यही हो जाता है आपके, ठीक है। तो है, अब उसके बारे में कभी और बताऊंगा, अभी अब उस बात से मेरा दिमाग डिस्टर्ब। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए प्रयोग होता है, बताइएगा। विद्युत धारा को एम्पियर, अमीटर, वोल्ट मीटर या गैल्वोमीटर? अच्छे क्वेश्चन है यार, प्रैक्टिस करो ना। अमीटर, वोल्ट मीटर या गैल्वोमीटर, बताइएगा, राइट आंसर करिए। मैं आपके आज ना, मैं अलग वो देख रहा हूं। अमीटर, वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के लिए, जो लोग वोल्ट मीटर कह रहे हो लल्ला, दो बिंदुओं के बीच में वोल्टेज डिफरेंस मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, वोल्ट मीटर का। विद्युत धारा की उपस्थिति, इलेक्ट्रिक करंट का प्रेजेंस जानने के लिए, गैल्वेनोमीटर। फिर तो गुरु एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज अमीटर, ठीक है ना। अमीटर का प्रतिरोध हमेशा शून्य होना चाहिए। एक आइडल अमीटर का जो प्रतिरोध है वो हमेशा शून्य होना चाहिए, रेजिस्टेंस। और याद रखना, ये हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ये सब कई बार आपसे पूछता है, श्रेणी क्रम में, सीरीज में, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, प्रतिरोध ऑलवेज शून्य, ठीक है। ये दो तीन बातें याद रखना कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, अगर यही वोल्ट मीटर के लिए पूछ दे, वोल्ट मीटर के लिए कि इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, तो वोल्ट मीटर का अनंत, इनफाइनाइट होना चाहिए। वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए सर? वो अनंत होना चाहिए, आदर्श वोल्ट मीटर का। गैल्वेनोमीटर की ऐसी आपसे कोई बात करेगा नहीं, क्योंकि वो तो बस इलेक्ट्रिक करंट का पता लगाने के लिए है, उसके अलावा वो आपसे कोई बात करेगा ही नहीं। तो तीन, अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, एसएससी हो या रेलवे, एक क्वेश्चन छापा रहता है, ठीक है ना। ख्वाया कर अंग्रेजी में एक्सप्लेन करिए, सब लिखा तो है अंग्रेजी में। हमारे देखो, मेरी समस्या समझो, मान लो मुझसे 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें 95 हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, 95, तो मैं फिर इसीलिए बाइलिंगुअल करके लाता हूं कि देख लो भैया, 1971 में खेले गए प्रथम हॉकी विश्व कप का विजेता देश कौन है? मैंने चारों विजेता देश लिखे हैं। जैसे 1975 में जो वनडे इंटरनेशनल खेला गया था, उसका विजेता देश वेस्ट इंडीज है। अब देखो, एक एक करके आंसर कर रहा हूं, उसका विजेता देश वेस्ट इंडीज है। 2007 में जो T20 खेला गया था पहली बार विश्व कप, उसका विजेता भारत है।
अभी T20 का पहला ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, इसका भी विजेता भारत है। यह बात याद रखना, T20 में ब्लाइंड का जो पहला संस्करण हुआ महिलाओं का क्रिकेट का, उसका विजेता हमारी भारत की गौरवान्वित बेटियां हैं, और जो 2007 का हुआ था वो भी। उरुग्वे याद रखना, प्रथम फुटबॉल विश्व कप जो 1930 में हुआ था, 1930 में जो फुटबॉल का विश्व कप हुआ था, पहला सब लिख रहा हूं, उसका विजेता है। अब लोगों का पसीना छूट जाएगा कि सर प्रथम हॉकी विश्व कप पाकिस्तान जीता था। हाँ, इस ससुरा जीत गया था। किसके खिलाफ जीता था? सर पाकिस्तान वर्सेस स्पेन का मैच हुआ था। स्पेन हार गया था, पाकिस्तान जीत गया था, ठीक है ना। स्पेन हार गया था, पाकिस्तान जीत गया था। और फिर इसके जस्ट बाद जब 1975 में हॉकी का विश्व कप खेला गया, तब कौन विजेता रहा? सर भारत। शुरू में हम लोग हॉकी की बहुत तगड़ा खेलते थे। हाँ, 1975 का भारत जीता था, 71 का पाकिस्तान जीता था, ठीक है। तो राइट आंसर सर पाकिस्तान। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं बताइएगा, आराम से आंसर करो। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? भाई देखो, आज वो जो सर वाली प्रक्रिया चल रही है, उसको लेकर के आज मेरा सेशन है, तो थोड़ा सा आप सब लोग बने रहिएगा, ठीक है ना। सर वाली प्रक्रिया में पढ़ाते पढ़ाते गर्मी होने लगती, 40-45 मिनट अब बोल लिया, अब गर्मी लग रही है, पसीना हो जाता है। अगर आप लगातार 45-50 मिनट बोल लो, फिर गर्मी होने लगती है। दौड़ लो, चल दो तेज। बताना सर 9 खिलाड़ी खिलाइए हमारे खो खो में, तो खो कल सुबह 8 बजे जो करंट अफेयर पढ़ाऊंगा उसमें अभी बता दूं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इस बार का कहां हो रहा है? सर राजस्थान में, राजस्थान के 7 शहरों में। उसमें जो प्रदर्शन खेल है दैट इज खो, ठीक है ना। खो खेलो इंडिया 2025 राजस्थान के 7 शहर में आयोजन हो रहा है। खो प्रदर्शन खेल है, इसके अलावा 23 खेल और खेले जाएंगे। उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर, ये राजस्थान में हो रहा है। कल सुबह 8 बजे इसको मैं पढ़ाऊंगा। खैर, ये क्या है सर? 7 प्लेयर कबड्डी में खेलवाइए गुरुजी। वाटर पोलो में एकदम दौड़ा दीजिए। वाटर पोलो, कबड्डी में, वाटर पोलो में, और आपके एक और गेम होता है नेटबॉल में 5 प्लेयर की बात करेंगे गुरु, तो बास्केटबॉल, ठीक है ना, बास्केटबॉल 5 प्लेयर। और 6 प्लेयर की बात कर देंगे गुरु, तो वॉलीबॉल, 6 प्लेयर वॉलीबॉल। अब गुरु राइट आंसर कौन है? अब राइट आंसर कौन है? नो, ए ऑप्शन राइट है, ठीक है ना, ए ऑप्शन राइट है। रग्बी फुटबॉल में यार 15 खेलते हैं, पोलो में 4 खेलते हैं, और जिम्नास्ट में आपके 5, जिम्नास्ट में आपके 8, क्षमा करिएगा, जिम्नास्ट में 8 खेलते हैं, जिम्नास्ट में 8। रग्बी फुटबॉल में 15, पोलो में 4, क्रिकेट में 11, हॉकी में 11, ठीक है ना, हॉकी में 11 और फुटबॉल में 11, ठीक है, फुटबॉल में 11। हो गया लल्ला, हो गया। तो चलो, अब इसका राइट आंसर क्या है गुरुजी? ए ऑप्शन। फोल्केटिंग किस देश की संसद का नाम है? फोल्केटिंग। देखो, मैं नाम के लिए तो 20 क्वेश्चन पे पहुंचा हूं, लेकिन मैं सच बताऊं तो पिछले मैं 35-40 मिनट से पढ़ा रहा हूं, कम से कम 20-5-100 इंफॉर्मेशन दे चुका हूंगा, क्योंकि मैं एक टाइप के क्वेश्चंस एक क्वेश्चन में कवर करके सब क्लियर करना चाहता हूं। सर स्पेन कोर्टेस कहां भानु भैया? कैसा छुट्टी हो गई? कहा स्पेन का जो पूछ रहे हो, बैठिए, लीजिए चेयर, 10 मिनट जमाइए। स्पेन कोर्टस, स्पेन की संसद का नाम है कोर्टस। ये चर्चा में है इसलिए लिख दे रहा हूं, स्पेन कोर्टस। जबकि मंगोलिया की बात करोगे तो खुरखुरा जाएगा। क्यों गुरु? क्योंकि खुरल है, मंगोलिया में खुरल है। डेनमार्क में जाओगे तो गुरु राइट आंसर यही है, फोल्केटिंग। पोलैंड में जाओगे तो सोजिम, पोलैंड में जाओगे तो सोजिम। ये का पूछ रहा है भाई? आयरलैंड, पगला गए हो?
आयरलैंड की वो जो सबसे बुजुर्ग महिला है वही तो बनी है वो राष्ट्रपति। आयरलैंड का डेल आयरन, ये तो याद रखना सबसे आसान है यार, आयरलैंड का डेल आयरन। और एक आक लोग का नार्वे का स्टोर्टिंग, नार्वे का स्टोर्टिंग ये लीजिए। रूस, क्या राइट आंसर है गुरुजी? नहीं सर, रूस का नहीं है, राइट आंसर तो लग चुका है डेनमार्क। रूस का कौन सा है? ड्यूमा, पुतिन साहब जहां से हैं, ड्यूमा, रूस ड्यूमा। खत्म बात, सी ऑप्शन सही है। अगला, नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? सर गोपाल कृष्ण गोखले, नाना भगत सिंह, यस सर। 1926 ईस्वी में लाहौर में शहीद आजम भगत सिंह जी ने नौजवान सभा की स्थापना की थी, भगत सिंह जी ने। लाला हरदयाल जी ने तो वो गदर पार्टी की स्थापना की थी, गदर, 1913 में। सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात करोगे तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, 1905, गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, अगले पे आते हैं लल्ला। एक 10 मिनट शो है जो आप सबके लिए जरूरी है, आजकल चर्चाओं में है सर, जो वोटर लिस्ट से संबंधित है। विपक्ष कुछ कह रहा है, पक्ष कुछ कह रहा है, इलेक्शन कमीशन कुछ कह रहा है, आम जनता उसमें मारी जा रही है। नाम कट जाए तो क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखना है, किन लोगों का नाम जुड़वाना है, कौन सा आधार वर्ष बना है, सर क्या है, इन मुद्दों पे आज मैं 10 मिनट शो लूंगा। पूरे भारत का, ये आने वाली 10 पीढ़ियां भी भारत की याद रखेंगे इस सर को। अभी ममता बनर्जी जी एकदम अड़ गई हैं, भिड़ गई हैं, तो इसलिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग प्लीज और प्लीज थोड़ा सा देख लो, उसके बाद सर इसका राइट आंसर बी है। ठीक है, तो मैं वो 10 मिनट शो स्टार्ट करने जा रहा हूं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो सब लोग रेडी हो 10 मिनट शो के लिए? वो लिंक लगा हुआ है, उस लिंक पे आप क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है ना, उस लिंक पे आप आ सकते हैं। सर 2 बार औरंगजेब का हुआ था, एक बार अपने बाप को जेल में डाल के, अब एक बार भाइयों को मार करके। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य, मतलब जिस दौरान गर्ल्स का पीरियड चलता रहता है, उन्हें नाना प्रकार की दिक्कतें, शरीर में ऐठन, जकड़न, दर्द सब रहता है। अब ये तो भाई प्राकृतिक चीजें हैं। तो अच्छा, उड़ीसा में एक इसके लिए पर्व मनाया जाता है, रज पर्व, और इसको शुरू किया है आपके कर्नाटक ने। कर्नाटक राज्य सरकार कही है कि आप एक साल में 12 छुट्टी ले सकते हैं और उस दिन का आपका कोई पेमेंट नहीं कटेगा। और मासिक धर्म के दौरान पैड खरीदने के लिए पैसा देने वाली पहली राज्य सरकार कौन है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? आप देखो 7:08 हो चुके हैं, तो 7:07 पे तो बात अपनी 7:07 खत्म होती है और प्रैक्टिस की बात शुरू हो जाती है। चूंकि आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, यही वजह है कि मैंने पहला क्वेश्चन भी आपके लिए दिवस से रिलेटेड ही रख दिया कि भैया जब आंख खोल के देखोगे तो दिवस समझ में आ जाएगा। जैसे सर, अरे 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 माइक ही गिर गया। 30 जनवरी को हम लोग कुष्ठ निवारण दिवस मनाते हैं। 5 जून को सर हम लोग, अब देखो वैसे तो 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस भी मनाते हैं, लेकिन मैं जानबूझ करके कुछ अलग वाला लिखूंगा ताकि आपको शायद ये टफ में आ जाए, तब भी आप कर जाओ। कुष्ठ निवारण दिवस सर 5 जून को तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं ना? हाँ मनाते हैं, लेकिन इसी दिन फाइलेरिया दिवस भी मनाते हैं। फाइलेरिया एक बीमारी है, पैर में होती है, फाइलेरिया दिवस। ठीक है ना, फाइलेरिया डे। 14 नवंबर को सर हम लोग वो चाचा नेहरू चिल्ड्रंस डे मनाते हैं ना? नहीं, मधुमेह दिवस भी मनाते हैं। वो तो मनाते ही मनाते हैं मधुमेह दिवस। क्या सर, सब आप रोगों का नाम यहां पे लिख करके रख दिए। अरे भाई, तो एक बात होता है ना, हम लोग खाली 30 जनवरी शहीद दिवस, 5 जनवरी पर्यावरण दिवस, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे नहीं, कुष्ठ रोग निवारण दिवस, फाइलेरिया दिवस, मधुमेह दिवस भी मनाते हैं। और आज हम मना रहे हैं संविधान दिवस। अब जरा मेरी बात समझना गुरु, फिर राइट आंसर क्या है? 11 अक्टूबर। इसीलिए आज के क्लास की शुरुआत मैंने की डे वाले क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन पे आएंगे लल्ला। अगला क्वेश्चन क्या है सर? सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है? एक बार जब पिछली बार एमटीएस की क्लास चल रही थी तब मैंने ये बताया था कि सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी। अब जिस स्टूडेंट को याद होगा उसको याद होगा, जिसको नहीं याद होगा उसे नहीं याद होगा। ठीक है ना, जिसे नहीं याद होगा नहीं याद होगा। तो बताओ सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है? चलिए सर देखते हैं।
देखो ये हमिंग बर्ड तो सर सबसे छोटा है ना, और सर शुतुरमुर्ग सबसे तेज चलने वाला पक्षी है, तेज चलने वाला, ये तेज चलने वाला पक्षी है, और बड़ा तो है ही, बड़ा और तेज चलने वाला है। बचा कौन सा? स्पाइनी टेल्ड। स्पाइनी टेल्ड दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है, ठीक है ना, स्पाइनी टेल्ड। नाम आज के बाद याद रखना, स्पाइनी टेल्ड, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है सर। नेक्स्ट, लॉयड वानस्पतिक पार्क कहां स्थित है? ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है तुम एनटीपीसी 2021 उठाओ, 2023 का एमटीएस का पेपर उठाओ, जीडी 2022 का मुझे जाड़े के दिनों में हुआ था तब का पेपर उठाओ, सेम क्वेश्चन विथ सेम ऑप्शन 3 अलग अलग एग्जामों में पूछ चुका है। लॉयड वानस्पतिक पार्क कहां स्थित है? जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पालमपुर का अगर दिया तो पालमपुर में राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला है, वो है सर कहां पे? आपके पालमपुर में। याद रखना ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला। बिरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिरबल, अरे 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 क्या हो गया, फैल जाओ। बिरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान, जीवाश्म मतलब फॉसिल्स, जीवाश्म विज्ञान संस्थान, ये कहां है सर? लखनऊ में है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी रेलवे का है और एमटीएस का है। एमटीएस का पिछले साल का पेपर उठाना, पूछा था बिरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान कहां पे है? लखनऊ में है। वहीं केंद्रीय कमल, क्या लिख रहा है लड़का? हर हर महादेव भैया। केंद्रीय कमल शोध संस्थान वो कहां पे है सर? त्रिवेंद्रम में। केंद्रीय कमल शोध संस्थान, केंद्रीय कमल शोध संस्थान, ये कहां पे है सर? त्रिवेंद्रम में। राइट आंसर क्या बचा सर? एक खो तो बचा दार्जिलिंग, ठीक है ना, एक तो बचा मेरे लल्ला, दैट इज दार्जिलिंग। तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। कल तुम लोग में से कई लोग शाम को आए होगे और मायूस लौटे होगे, अरे गुरु ये आशुतोष सर आज क्लासें नहीं ले रहे हैं यार, मैं कल के लिए फिर से माफी मांगूंगा, पीपीटी मेरी गड़बड़ा गई थी। पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया था? पोलियो वैक्सीन इस बार हो सकता है आपके पेपर में वो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल का खोज करता जेम्स वाटसन को आपसे पूछ दे, ठीक है ना। वाटसन और क्रिक ने जो खोज किया था ना, वाटसन प्लस क्रिक, ये 2 साइंटिस्ट मिलकर के डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का खोज किए थे। वाटसन की 2025 में डेथ हुई है। तो मुझे क्या लगता है कि इस बार के पेपर में हो सकता है आपसे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने खोजा था ये पूछ दे, या फिर वो पूछ दे कि जेम्स वाटसन का हाल ही में निधन हुआ वह किस क्षेत्र के वैज्ञानिक थे, या फिर वो ऐसे पूछ दे कि वाटसन एवं क्रिक ने मिलकर के किस चीज की खोज की थी। तो थोड़ा सा इनको ध्यान में रख करके अब चलो ये वाला बताओ, पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया था? देखिए सर, रॉबर्ट कोच ने। नहीं सर, इनके पास आप जाएंगे तो, अरे यार आज माइक मेरा क्यों गिर जा रहा है, ठीक है ना, इनके पास आप जाएंगे तो ये हैजे का, हैजा मतलब क्या होता है लल्ला? आपके कॉलरा, हैजे का टीका, हैजा का टीका, कॉलरा का वैक्सीनेशन भैया खोजे थे रॉबर्ट कोच, कॉलरा जिसे आप कहते हो। और सर एडवर्ड जेनर, ये चेचक जिसे आप चिकन पॉक्स कहते हो, चेचक का टीका खोजे थे, चेचक का टीका। एल्बर्ट सेविन ने पोलियो टीका खोजा था, ये भी खोजे हैं पोलियो वैक्सीन। तो गुरुजी फिर इनको सही कर दीजिए। क्यों सही कर दूं? इसने मुंह से देने वाली और इसने पूछा है पोलियो टीका, यहां पे वैक्सीन वर्ड नहीं आएगा, ठीक है ना, यहां पे वैक्सीन वर्ड अब नहीं आएगा भाई, ये पोलियो दवा बल्कि लिख दो, पोलियो ड्रॉप या पोलियो दवा जो मुंह से पिलाई जाती है वो एल्बर्ट सेविन ने खोज की थी। राइट आंसर जोनासन साल्क है। अब सोचो कि दोनों ही पोलियो का, ठीक है ना, दोनों ही पोलियो वैक्सीन के मतलब टीका की खोज की है। एक इन्होंने मुंह से, जो नहीं बच्चों को 2 ठोपी वो
पीयू के एकदम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग या जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, ये लोग पिला देते हैं, बढ़िया बच्चे स्वस्थ रहते हैं। तो जोनान 30 साल के ने पोलियो वैक्सीन की। थोड़े से में क्वेश्चन का आप डिफरेंस देख सकते हो, अंतर देख सकते हो मेरे लल्ला। अगले क्वेश्चन पे आएंगे तो ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्या है सर? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? जरा सोच समझ के बताना। B6 का रासायनिक नाम, जैसे सर C31H46O2, ई का बोल दिया गुरु, सुनो जरा। C31H46, 46 है ना, 40, अरे भैया मिट जा रहा है, अब लो पूरा मिटा दूंगा मैं भाग। C31H46O2 फाइलोक्विनोन, ठीक है ना। C28H44 कैल्सीफेरॉल। बड़ा हो गया ना, C28H44O, ठीक है ना, H44O यहां पे लिख दे रहा हूं, कैल्सीफेरॉल। अच्छा ठीक है, ये मैं इनका केमिकल फॉर्मूला भी लिखता जा रहा हूं। फोलिक एसिड, फोलिक एसिड का क्या हो जाएगा लल्ला? वहां से उठा लो भाई, हाँ ले लो, मैं देख लूंगा, ठीक है ना। फोलिक एसिड, चूंकि अब इधर ही लिखते ना तो सब दिक्कत हो जाता। C19, ठीक है ना, C19H19, C19H19O7N, ठीक है ना, N7O6 फोलिक एसिड। पायराडॉक्सिन का कोई बता सकता है? पायराडॉक्सिन का कोई बता सकता है क्या होगा? C8H11O3N, क्या क्या बोले सर? C8H11O3N, ठीक है ना, O3N। ये हैं आपके क्या? विटामिनों के अलग अलग नाम। जैसे फाइलोक्विनोन हम लोग विटामिन के को कहते हैं, किसको कहते हैं सर? के। तो विटामिन के का ये रासायनिक सूत्र है। कैल्सीफेरॉल हम लोग विटामिन डी को कहते हैं, ये विटामिन डी का केमिकल फार्मूला है। फोलिक एसिड जो आपका क्या हुआ? अच्छा, फोलिक एसिड जो है वो B9, कुछ काम है क्या पवन? B9 को कहते हैं, बताओ, B9 को कहते हैं। तो ये हो गया आपका, हाँ हाँ, अब वो तो मैं लास्ट में ही कुछ कर सकता हूं। हाँ हाँ, वो मैं लास्ट में ही कर सकता हूं, ठीक है, मैं बोल लूंगा, इन्फॉर्म कर लूंगा। हाँ, तो पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन का क्या हो जाएगा सर? पायरिडॉक्सिन का यही है और राइट आंसर इसका ये है। मैं कसम से बताऊं, मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं सच सच कह रहा हूं, इस तरीके की इंफॉर्मेशन जब भी आपको मिलती है अलग से लिख के रख लिया करो। तुम खोज, अब एक होमवर्क दे रहा हूं, अब देखना तुम में से मैक्सिमम नहीं करोगे। विटामिन ए का केमिकल फॉर्मूला मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आज के कमेंट बॉक्स में डालना, विटामिन ए का केमिकल फॉर्मूला। जैसे मैंने इनके केमिकल फॉर्मूला आपके लिए लिखे हैं, क्योंकि चाहे एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, आता जरूर है एक बार, और टफ किया तो इससे ज्यादा टफ कुछ नहीं कर सकता। कास्ट स्पिरिट किसे कहते हैं? मैं क्या कहता हूं, मेरी शाम 7 से 8 वाली क्लास ना कॉमन क्लास होती है, किसी भी एग्जाम के लिए तुम आंख बंद करके मेरे पे भरोसा करके इसको पढ़ सकते हो। बताइएगा सर, लव फ्रॉम उत्तराखंड, विश्वनदीप जी, भैया थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। बस यही है कि तुम सिलेक्शन ले लो लल्ला, बाकी तो हम लोग सब लोग साथ हैं ही। फलों को पकाने में सहायता के लिए, सर ये तो फलों को पकाने में उपयोग होता है, फलों को पकाने में। ये हरा वाला कलर दिख नहीं रहा होगा ना, हटाओ इसको पीला कर देते हैं। एथिल अल्कोहल किस में प्रयोग होता है सर? इसी का केमिकल फार्मूला एक बार पूछा था, C2H5OH। रेलवे के एग्जाम में, जैसे हमें बहुत सारे रेलवे के बच्चे भी देख रहे होंगे, C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल, ये भी पूछा था। अच्छा सर, मीथेन की अगर बात कर लें, ठीक है ना, मीथेन किस काम में आता है सर? इसको हम लोग कई नाम से जानते हैं। देखो, मीथेन किस ग्रह पे पाई जाता है? तो पहले तो ये भी याद रखना, मंगल ग्रह पे मीथेन पाया जाता है। मीथेन सर मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, मार्स गैस के भी नाम से आता है। जो हमारे आपके घरों में, गांव देहात में कुछ घरों में गोबर गैस लगा होता है, उसमें भी आपको मीथेन ही गैस निकलती है,
गोबर गैस में कौन सी गैस निकलती है सर? मीथेन गैस निकलती है, ठीक है ना। और जो गोबर गैस का मेन कंपोनेंट है, मुख्य घटक है, वो यही मीथेन गैस है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है सर? मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। तो ये याद रखना, ठीक है ना, कास्ट स्प्रिट मेथिल अल्कोहल। अगले पॉइंट पे आएंगे। सामान्य वार्तालाप में कितने डेसिबल की आवाज होती है? ये ऐसे जैसे हमने इन चार को ही क्यों लिया, क्योंकि ये चार अलग अलग पेपर में पूछे गए हैं, तो हमने कहा ले लेते हैं। अब देखो, जैसे हम तुमसे नॉर्मल बात कर रहे हैं, हाँ यार बेटा देखो ये बहुत जरूरी है, पढ़ाई नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब हम सामान्य वार्तालाप कर रहे हैं तो 30 से 60 डेसिबल। पढ़ाई नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, फालतू काम मत करो। हम गुस्से में बात कर रहे हैं, गुरु गुस्से में हो तुम, लो अपने घर के होगे राजा, हमारे गुस्से मत उतारो। 70 से 80 डेसिबल। अब तुम सोए हो, आज सवेरे ही हम तुम्हारे घर के सामने ट्रैक्टर लेके आ गए, मार भड़ 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 बजा दिए, तब गुरु 90 ट्रैक्टर। और रात हो गई है, मोबाइल की बैटरी फुल चार्ज है, रजाई के अंदर घुस गए हैं और अब बात हो रही है, हेलो खाना खा लिए? नहीं अभी नहीं, मन नहीं था। कब तक सोओगे? अभी नहीं, तुम बात करो ना। समझ गए हो तुम लोग? फुसफुसाहट, ये है फुसफुसाहट। ये जो फुसफुसाहट है वो 15 से 20 डेसिबल है, ठीक है, ये 15 से 20 डेसिबल है। अच्छा, तुम लोग को कसम दिला दूंगा, मैं कसम बता रहा हूं, जो आज रात, कल रात, परसों रात, पिछले 2 साल में, या चलो एक साल ले लेते हैं, ईमानदारी से जो लगातार 3 रात ऐसे बात किया हो, 3 या उससे ज्यादा बात किया हो, और जो कभी इधर कुछ सालों से ऐसे बात ना किया हो, वो 111 लिखे ऐसे। और मैं तुमको कसम खा के बताता हूं भाई, मतलब तुम जिस बाबा की कसम खा के कहो, बाबा विश्वनाथ जी हैं, मैं ईमानदारी से कहूंगा हमारा तो 1 है, हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है। हेलो खाना खा ली, इधर ससुरा सवेरे करंट अफेयर का क्लास रहता है, लगता है 11 बजे तक सो जाओ, नहीं सुबह 7 बजे नींद नहीं खुलेगी, 7 बजे उठते समय सोचता हूं आज न जाऊं, कल जाके पढ़ा दूंगा। ले ठीक है। अरे झूठा भगवान नाम की चीज भी दुनिया में है ससुर, तुम लोग सब 111, एक दूठो ईमानदार हैं जो बेचारे 3 लिख रहे हैं। छोड़ देगा, मैं बता रहा हूं, या छोड़ देगी झूठ लिख रहे हो तो, हे बाबा नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो ये सब भैया क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी बीमारी केवल वृद्ध लोगों के आंखों में होती है? गांव में कई ऐसे वृद्ध लोग होते हैं जो खाली अपने दरवाजे पे बैठ करके ये देखते हैं फलाने के घर कौन आया, वो लड़कियां कहां किसके स्कूटी पे बैठ के निकल गई, उसके छत पे से कौन झांक रहा है, इनके दरवाजे पे कौन कार आई। अगर आपके भी मोहल्ले में या घर के आसपास कोई ऐसे बुजुर्ग रहते हो तो कमेंट बॉक्स में उनके लिए आप टिक करिएगा कि सर रहते तो हैं, और उनके लिए आप लिखिएगा बी, जरा दृष्टि दोष। एक्चुअली ऐसे लोग जो होते हैं, बुजुर्ग लोग जो होते हैं, ये दिन और रात दोनों के कैमरा हो जाते हैं गांव के। इनकी बीमारी को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग होता है। बाइफोकल लेंस, बुजुर्ग लोगों का चश्मा देखो तो ऐसे आधा तुमको अलग और आधा अलग नजर आएगा। बुजुर्ग लोगों का अगर तुम चश्मा देख लो तो तुमको आधा अलग और आधा अलग नजर आएगा, नहीं ऐसा रहता है, ऊपर मोटा नीचे पतला, ये होता है बाइफोकल लेंस। अब इस बाइफोकल लेंस में या इसी से हम जरा दृष्टि दोष, ये केवल वृद्ध लोगों में होता है। जबकि एस्टिग्मेटिज्म दूर करने के लिए हमें सिलेंड्रिकल या फिर बेलनाकार लेंस की जरूरत बनती है। बेलनाकार की इंग्लिश सर सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल लेंस की जरूरत पड़ती है। यदि किसी व्यक्ति में दूरदृष्टि दोष है, इसे दूर करने के लिए हमें कॉन्वेक्स या फिर उत्तल लेंस की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? उत्तल, या फिर इंग्लिश में कहें गुल्ला तो कॉन्वेक्स, ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ती है। और अगर किसी व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष है तो इसे दूर करने के लिए हमें कॉनकेव लेंस की, मतलब अवतल लेंस की जरूरत पड़ती है। अवतल लेंस या फिर कॉनकेव, ठीक है ना, कॉनकेव लेंस,
कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव। अच्छा हम बताएं, जब हम बचपन में हुआ करते थे, बचपन में ही मतलब नहीं कि मम्मी के जब गोद में थे, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में जब गई, सब लेंस वेंस थोड़ा बहुत आया, तो 8वीं 8वीं में हमको लगता है, तो हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव में बहुत कंफ्यूज रहते थे, मतलब गजब का कंफ्यूज रहते थे कॉनकेव कॉन्वेक्स में। लेकिन अब ठीक है, अब उम्र है, समय है, अब देख लेते हैं व्यवस्था को। अगले पे आएंगे बी ऑप्शन। अगला, पास्कल के नियम पर आधारित यंत्र नहीं है। पास्कल के नियम पर आधारित यंत्र नहीं है, कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक प्रेस, हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक, अरे क्लोरिक पढ़े, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, या यह सभी? बताइएगा पास्कल के नियम पे। ये अच्छा, पास्कल का नियम क्या है? मैं थोड़ा सा 1 मिनट बैठ लूं भैया, मैं बता रहा हूं। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। यह पास्कल का प्रथम कथन है। और दूसरा कथन क्या है पास्कल का? वहां एक गिलास पानी रख दो भाई, मैं उठा लूंगा। बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिणाम में संचरित कर दिया जाता है। यह कथन 2 है, ठीक है ना? तो इन दोनों पास्कल के नियमों को अगर आप एक कर लोगे तो आप पाओगे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट भी हाइड्रोलिक लिफ्ट भी पास्कल के नियम का पालन कर लेती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट भी पास्कल चाचा को पालन करती है, हाइड्रोलिक ब्रेक भी पास्कल चाचा को पालन करती है। मतलब कि डी ऑप्शन सब पास्कल 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 पास्कल। पास्कल के 2 कथन थे, पास्कल के 2 कथन थे, ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे लल्ला। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग ठंडा तथा गर्म पहचानने में मदद करता है? देखो मस्तिष्क में तो सर ऐसे कई भाग हैं जो कई चीज पहचानने में मदद करते हैं। हाँ गुरुजी, बात तो आपकी सही है। अब बताओ, मस्तिष्क का कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना मेडुला, ये इंग्लिश वाले से ले लेना, अगर यहां जैसे पढ़ने में हिंदी में दिक्कत हो रही हो लल्ला तो इंग्लिश। मेडुला ऑब्लांगाटा, थैलमस, हाइपोथैलमस। बताइएगा सर, एक बात आपसे कहें, आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है और आप दिखाई पड़ रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कहे? मेरी आवाज तुम्हें सुनाई पड़ रही है, ओके, मैं तुम्हें दिखाई पड़ रहा हूं। तो ये जो श्रवण और विजन का काम होता है, ये तुम्हारे दिमाग के कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कर रहा है। आपके सुनने की क्षमता और आपके देखने की क्षमता दिमाग के कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना पे डिपेंड करता है। अगला क्या है सर? मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है सर, ऐसा है कि जो ये जैसे श्वसन नियंत्रण, ये काम आपका मेडुला ऑब्लांगेटा खूब अच्छे से करता है। श्वसन नियंत्रण, ब्रेथ कंट्रोल का काम, ठीक है ना? श्वसन नियंत्रण। और सर उसी तरीके से, अच्छा जैसे कभी कभी सांसें तेज चलने लगती, दौड़ धूप लिए तुम, सांस तेज चलने लगी, तुम लोग जो इधर मुंह बना रहे हो ना, हम सब समझ रहे हैं, हम इंजीनियरिंग किए हैं, ठीक है? और जब सांस तेज चलने लगी तो दिल भी धक 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 धड़कने लगा। मतलब तुम्हारी हार्ट बीट, ये जो तुम्हारा दिल धड़क रहा है लल्ला ना, तुमको लग रहा है कि तुमको इश्क हुआ पड़ा है, कुछ नहीं, तुम्हारा मेडुला ऑब्लांगेटा काम कर रहा है। तो जिल मेरा दिल बहुत तेज धड़का, तुमको देख के धड़का ना, मेडुला ऑब्लांगेटा ठीक से काम कर रहा है, प्यार व्यार नहीं हो गया है, सांस तेज चल रही है, ठीक है? थैलमस, गुरुजी हम परसों गए रहे, हमको मार दिया, हमको ठंडा भी लग रहा था, जब मारा तो गर्म लगने लगा। अच्छा गुरुजी हम परसों गए तो हमको ठंडा लग रहा था, सर हमको मार दिया तो हमको गर्म लगने लगा और दर्द भी होने लगा। दर्द दिलों के कम हो जाते हम और तुम अगर कुछ ना हो जाते। तो ठंडा गर्म दर्द सब थैलमस के कारण होता है। ठंडा गर्म और दर्द, ये हम कैसी क्लास ले रहे हैं? अच्छी क्लास ले रहे हैं कि नहीं यार? तरीके अब कैसे रटवावे? ये कोकरा गुरुजी समझ में नहीं आ रहा। मारेंगे हम तुमको ना, अब इसका जान दे दें हम, चापाकल में कूद के जान दे देंगे हम, ना लायक कहीं के। इतना समझा रहे तब नहीं समझ में आ रहा। अच्छा गुरुजी इनको गुस्सा मत होइए सर, पसीना मत छोड़िए सर। क्यों? क्योंकि गुरु अगर आप गुस्सा हो रहे हैं समझाने में, आप हम बच्चों को पसीना छोड़ दे रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, पसीना छोड़ दे रहे हैं,
आपका बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है। और ये सब होने के बावजूद गुरुजी अगर आपको खुशी महसूस हो रही है तो हाइपोथैलेमस हो रही है भैया, एकदम लल्लन टाप खुशी महसूस हो रही है तो हाइपोथैलेमस। हाँ, पवन सर के पास बहुत जुगाड़ है। 10वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा लल्ला? थैलमस, थैलमस, थैलमस। हाँ, तुम लोग अगला क्वेश्चन करो, थोड़ा हम एक मैटर समझ लें थोड़ा सा। झाम फंस जाता है उसी में, हम झमियाए रहते हैं। हाँ सर बताइए क्या कर रहे थे आप? अच्छा, एक काम तुम कर दो, इधर ये जो जगह है यहाँ में रेलवे एसएसबी में नहीं, तो यहाँ भी देखो इतने, समझ रहे हो ना? एसएसबी में एसएसबी पे तुम आओ तो हम करवा ले, बाकी यार हम समझ रहे हो ना? तो ये काम करवा के आप मुझे इन्फॉर्म कर दो, ठीक है? हाँ हाँ भैया। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? कहाँ कहाँ कहाँ? अगला क्वेश्चन आ गया। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? झमक के नमक है। निम्न में से कौन टूथपेस्ट एवं दवा बनाने में प्रयोग होता है? सर मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, इसका फार्मूला मैंने लिखा है। ओके, MgCO3। सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। यार एक्चुअली हम किए तो इंजीनियरिंग है, 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास है, तो जब ये सब क्वेश्चन आता है ना तो ऑटोमेटिक दिल धक 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 करने लगता है कि भैया बहुत सही चल रहा है। अब जैसे जिप्सम है CaSO4 × 2H2O, इसका क्या होगा? CaSO4 × 2H2O। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अगर हम इस समय जैसे ये लेक्चर हम ले रहे हैं ना, अब हमारे पापा इस समय देख लें तो खुश हो जाएंगे, कहेंगे वाह सही किए अपने लड़के को इंजीनियरिंग पढ़ा के। और अगर वो हमको बाबर अकबर पढ़ाते हुए देख लें तो ससुरा इसको काहे इंजीनियरिंग करवा दिए भाई। पापा वैसा बात नहीं है पापा, आप आई एम गुड पापा। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर बनेगा। हम लोग जो टूथपेस्ट होता है, हम लोग की जो दवा होती है वो किस पे? ये इसी पे बनती है, ठीक है ना? हाँ ये याद रखना। अब जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो जो शुगर इंडस्ट्री होती है ना, शुगर इंडस्ट्री में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। ये भी रेलवे ने एक बार पूछा हुआ है। ये जो जिप्सम है ना, तुम लोगों ने एक नाम सुना होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, ठीक है ना? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP बनाने में, POP बनाने में इसका उपयोग होता है। काश कि हम साइंस से पढ़ाते रहते। जब हम अड्डा ज्वाइन किए थे ना तो NTPC ग्रुप D इन सब की साइंस हम पढ़ाते थे। फिर हम, मन तो मेरा हिस्ट्री में ज्यादा लगता है तो हम कहे हो गया। वो जो अग्निशामक होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं आग बुझाने में। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग कहाँ है, तो अग्निशामक द्वारा आग बुझाने में सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना? हाँ, और एक खुद तो लिख दीजिए सर, बेकरी उद्योग में जो तुम लोग ये सब खाते पीते हो, बकरी नहीं बेकरी उद्योग में, बेकरी उद्योग में ये लो झल्लन। अच्छा तुम लोग को एक और बात बताएं, जैसे हम जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं ना तो कुछ भी बोलते हैं, जैसे ऐसे, जैसे अब कोई बगल से मेरे गुजरा उसके और टिंटल्लुस, अब क्या होता है टिंटल्लुस मतलब? या जैसे हम कहें और पैंट्सलिस, अब क्या होता है पैंट्सलिस मतलब? पागल हो जाता है। तो अगर तुम लोग कभी मुझसे मिलो और मैं उस दिन अगर खुश हूं और जैसे तुम्हारे कंधे पे हाथ रख के बोल दिया और टेंटल्लुस, अब तुम टेंटल्लुस, हम कब थे और खासकुलून, तो समझ जाना कि आंसू सर एकदम पूरे मूड में है। हाँ मतलब मेरा ऐसा बकैती चलता रहता है, ऐसा बकैती मेरा चलता। धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी की वजह से होता है? अब मैं तुम ही लोग को बोलना शुरू करूंगा। और मेरे ककैया, अब ककैया का होता है, अगले दिन बैठ और मेरे खसफुस हो गया। चलो इसका आंसर करो। धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? आज ससुरा कोट पहने, कोट मजाक थोड़ी है, साफ करके पहने हैं। बताओ तो धान में खैरा रोग। सर आंवले में निक्रोसिस रोग बोरान की कमी से, इसको याद रखना। आंवले, ये आंवला खाया करो यार। आंवले में निक्रोसिस बोरोन की कमी से, ठीक है ना? आंवले में निक्रोसिस रोग बोरोन की कमी से। मैग्नीज है,
एक तुम लोग रोग का नाम सुने होगे मटर में, आजकल मटर बड़ी महंगी चल रही है ना। मटर में मार्स रोग, मटर में मार्स रोग, मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से, मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से। नींबू में डाई बैंक रोग, जो नींबू आप लोग सभी लोग सेवन करते होगे, नींबू में डाई बैंक। यही वो छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलते हैं। और सर जस्ता, बैगन में जो छोटी छोटी पत्तियां हो जाती हैं, उठा लो। बैगन और आम, तुम लोग कई तो, अरे यार मेरा ना आज माइक कई बार गिर जा रहा है, शर्ट नहीं पहने है ना तो उसी में गिर जा रहा है। तुम लोग कई बार बाग बगीचों से गुजरे होगे तो पाए क्या होगे कि बैगन का जो पेड़ है या जो आम का पेड़ है, आम के पेड़ की पत्ती, आम के पेड़ की जो पत्ती है लल्ला, वो कैसी है, छोटी छोटी है, छोटी छोटी छोटी। ऐसा देखे हो, कितने लोग देखे हो आम के पेड़ का पतौआ इतना छोटा छोटा हो गया है, वो इसी की वजह से जस्ता। अब जितने लोग डी 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 डिडियाए हुए थे, अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही। अब तो चारों का कर, हम जान रहे थे जब ए बी सी बताएंगे ना तो 4 मिला, मैं हूं पहलवान, डी ऑप्शन सही। अब पहलवानी दिखा लो, मैं हूं। नहीं, एक वो पिक्चर आई थी चुप चुप के, उसमें राजपाल यादव से कहा गया कौन लड़ेगा, तो हाँ इधर नहीं ना, हाँ इसको हाँ, तो ये है, तो ये हो गया लल्ला, मैं लड़ूंगा शीतल से। और जब शीतल आया तो इतना नंबर, तो वही बात है। सर धान में खैरा रोग, अब बताओ खैरा, ऐरा गहरा नथु खैरा, क्वेश्चन समझ लिए थे क्या गुरु? प्रेम से बोलो जय माता दी। डी ऑप्शन सही है जी, डी ऑप्शन सही है जी। अब डी वाले, यस आई एम बॉडी बिल्डर, मैंने तो पहले ही कहा था गुरुजी जस्ता होगा, झांक के देख लो, झांक के देख लिए। आओ चलो अगला क्वेश्चन पे। चुंबक चुंबकीय पदार्थों में द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। तुम लोग ज्यादा अर्थ का अनर्थ मत लगाना, हाँ नहीं चाटो हमारे क्लास में बैठे रहते हैं, चुंबक की बात करती है, रात का समय है चुंबक पढ़ाएंगे बड़काई। चल बताओ, चुंबक चुंबकीय पदार्थों में, कल मैं पढ़ाया नहीं था ना यार, तो अंदर का जोश है। तुम लोग एक को बड़ा गड़बड़ कर रहे हो। दोपहर में 2 बजे आजकल मैं IBMTS के लिए पढ़ा रहा हूं, जिसको GS थोड़ा सा थियरी वाइज पढ़ना है, कुछ खास टॉपिक IBMTS का मैं दोपहर में 2 बजे पढ़ा रहा हूं, आ जाया करो। हाँ गुरुजी इस पे आइए। चुंबक चुंबकीय पदार्थों में द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है, किसके द्वारा? मैं बताऊं सर, इंडक्शन या प्रेरण के द्वारा उत्पन्न कर देता है। ये बात याद रखना। चुंबक हमेशा, ये भी याद रखना, नॉर्थ, ऐसे यहां पे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाता है। ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ ये हमेशा जाता है, नॉर्थ टू साउथ जाता है, ये भी याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये उत्तरी ध्रुव, ठीक है ना। चुंबक में एक्चुअली 3 ध्रुव होते हैं, जनरली हम लोग पढ़ते हैं नॉर्थ और साउथ, मतलब एक हम लोग पढ़ते हैं उत्तरी ध्रुव, एक हम लोग पढ़ते हैं दक्षिणी ध्रुव, और एक होता है रिजल्टेंट पोल, परिणामी ध्रुव, परिणामी ध्रुव। हालांकि 90% किताबों में हम लोगों को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का ही चर्चा मिलता है। लेकिन अगर कभी आपके पेपर में आ जाए कि चुंबक का तीसरा ध्रुव कौन सा है, तो लल्ला चुंबक का जो तीसरा ध्रुव होता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन, मेरे बंधु, वो होता है परिणामी ध्रुव। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी खूब पूछता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। हाँ समटाइम है, सही कह रहे हो, न्यूटन एम्पियर पर मीटर भी होता है, गलत नहीं है कि न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये भी है, उसी को हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर कहते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। और चुंबकीय क्षेत्र, ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, अब ये बताओ कि ये सदिश है या अदिश? मैग्नेटिक फील्ड स्केलर है या वेक्टर? सदिश अदिश की इंग्लिश होती है स्केलर वेक्टर, तो सदिश है या अदिश? हमेशा याद रखना चुंबकीय क्षेत्र को सदिश राशि होती है, ये इट इज अ स्केलर वेक्टर क्वांटिटी में सदिश,
ये मंगल ग्रह बुध राशि नहीं है। एक को कह रहा है सर जी आप बताइएगा, आज आपको देखने वाले आए थे, क्या किया आप कोट पहने? ले हमें देखे वाले आले ससुर, ऐसा ऐसा बात करता है। ठंडी है यार, कोट पहन लिए तो देखने वाले आए थे। अब बोलो, आए थे देखने वाले? अब बोलो, नालायक कहीं दुष्ट हो यार तुम तो। हम कभी कभी खुश हो जाते हैं। हम कल भी कोट वोट पहन के टहल रहे थे, तो रोज देखने वाले आ रहे हैं। मतलब मेरे को तुम लोग मनाया करो कि मेरे अंदर का इंजीनियर ना जगा करे। वो जिस दिन जगता, आज मेरे एक्चुअली मैं बताऊं, मेरे इंजीनियरिंग टाइम के मेरे से दो दोस्त मिलने आए। वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की यादों को ताजा किए। कभी आंसू तुम ये किए थे, आंसू तुम वो किए थे, वो वाली घटना याद करो। हम आज मूड में आ गए। हम कह अरे यार ये तो साला इंजीनियरिंग टाइम की बात याद दिला दिया। निम्न में से कौन रिजुकारी के रूप में प्रयोग होता है? रिजुकारी के रूप में प्रयोग होता है, बताओ। निम्न में से कौन रिजुकारी के रूप में प्रयोग होता है? बताओ बताओ बताओ। रिजुकारी के रूप में अखवा दर्द होने लगी यार, कैसे तुम लोग मोबाइल। एक को हमको कल चैलेंज कर दिया था, यही हमारे इंजीनियरिंग के दोस्त आके, क्या तुम इंस्टाग्राम पे नहीं हो? हम कहा आम का अचार डालने के लिए रहेंगे हैं, लेकिन हम कभी जाते नहीं है। फिर मैंने कल उन दोनों को चैलेंज करके बोला, रुक तेरे कितने फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे? बोला हम लोग के 1 लाख के करीब हैं। एक को बोला 80,000, एक को बोला 1 लाख। हम कहा अब मैं भी 1 लाख करूंगा, हराऊंगा। वो सब बोले 1 महीना में आएंगे। हम कहे आज से इंस्टाग्राम शुरू। तुरंत अपनी पुरानी आईडी थी, हम इंस्टा नहीं चलाते थे, लेकिन आज से हम मैदान में उतर गए। अपने दोनों दोस्तों को पीछे करेंगे। पीछे कर देंगे कि नहीं? ईमानदारी से बताओ भाई। अब हमने मूड पे ले लिया है। वो सब हमको कल तौवा दिए कि इंस्टाग्राम पे इसके फॉलोअर नहीं है, 12-13 हजार फॉलोअर हैं। हम कहे हाँ तो भाई मैं नहीं चला, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग चलाओ इंस्टाग्राम। लेकिन मन में तो हम दिल पे ठेस लग गई ससुरा की बात। बड़का यूट्यूब के टीचर हैं, इनके फॉलोअर है नहीं। हम कहे रुक सारे 1 लाख करके दिखाते हैं। कर दूंगा मैं भाई। निम्न में से कौन रिजुकारी के रूप में? हाँ तो आज से ऑफिशियल अनाउंसमेंट है मेरा भाई। आज के बाद मैं नहीं कहूंगा कि मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूं, मैं हूं। हाँ इसी की तैसी। निम्न में से कौन रिजुकारी के रूप में नहीं प्रयुक्त होता है? ठीक है ना, रिजुकारी के रूप में नहीं प्रयुक्त होता है, बताओ। देखो यार, फोटो डायोड। फोटो रिजुकारी मतलब समझ रहे हो? रेक्टिफायर है, स्टैंडर्ड नहीं, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, ठीक है ना। रेक्टिफायर के रूप में कौन सा नहीं प्रयुक्त है? दैट इज द रिजुकारी, ठीक है ना। सर ये जेनर डायोड, ये तो वोल्टेज कंट्रोलर के रूप में प्रयोग होता है। वोल्टेज कंट्रोलर या नियंत्रक, ये सबसे पहले याद आया। डायोड वाल्व ये रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग नहीं होता। ट्रायोड वाल्व की बात कर दोगे तो इसके खोजकर्ता 1907 ईस्वी में ली डी फॉरेस्ट थे। मैं ट्रायोड वाल्व की बात कर रहा हूं, ली डी फॉरेस्ट थे। और इन्होंने ट्रायोड वाल्व का एग्जाम्पल जो हम लोग ले सकते हैं, दैट इज एम्पलीफायर। ये सब हम लोग को इंजीनियरिंग टाइम में खूब पढ़ाया गया था, एम्पलीफायर। अच्छा ये क्वेश्चन हमने क्यों बनाया? अब वो सब कल रात में मेरे यहाँ आके रुके हुए थे। हम सोचा अगर इन सब ससुरों के सामने, मेरे इंजीनियरिंग वाले दोस्त के सामने हम वो बनाएंगे बाबर अकबर, सब कहेंगे ला बाबर अकबर पढ़ा रहा है। तो उन सब से बात करते करते इंजीनियरिंग की बात याद आई, तो हमने कहा कि रुको आज हम जो अपना इंजीनियरिंग का ही है वही वाले क्वेश्चन जो एसएससी में पूछता है वो बनाएंगे। ऑक्सीलरेटर, डिटेक्टर, ऑस्किलेटर, डिटेक्टर जो डिटेक्टर होता है वो सब ट्रायोड वाल्व के एग्जाम्पल हैं। डिटेक्टर वगैरह, वो जो तुम लोग सुनते हो कि ट्रांसमीटर, यहां पे लिख दे रहा हूं ट्रांसमीटर। और ये तुम लोग के एसएससी रेलवे में आता है क्वेश्चन कि ट्रायोड वाल्व का उदाहरण है। तो ट्रायोड वाल्व का उदाहरण एम्पलीफायर है, ऑक्सीलरेटर है, डिटेक्टर है, ट्रांसमीटर है, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर तुमसे पूछे कि फोटोडायोड, सर फोटोडायोड का उपयोग जो प्रकाशिक संकेतकों के लिए किया जाता है, प्रकाशीय संकेत जो आपके वो क्या होते हैं, उसकी इंग्लिश नहीं याद आ रही, प्रकाशित संकेतों के संसूचन में हम फोटोडायोड का उपयोग करते हैं। राइट आंसर कौन सा बनेगा गुरुजी? डायोड वाल्व कह तो दिए, डायोड वाल्व, ठीक है ना। डायोड वाल्व इसका राइट आंसर बनेगा।
और सबसे ज्यादा क्वेश्चन ट्रायोड वाल्व का आता है। ट्रायोड वाल्व यूज एज ए, तो ट्रायोड वाल्व यूज एज एम्पलीफायर, डिटेक्टर, ऑक्सीलरेटर एंड ट्रांसमीटर। ऐसी की तैसी। हाँ, डी ऑप्शन। हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? एक को कह रहा है सर आईडी बता दो, खोज खाज लेना यार, मना रहता है चैनल पे, आप आईडी नहीं बता सकते, हम नियमों को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं, नहीं बता सकते तो नहीं बता सकते, खोज खाज लेना। देखो एक दूठो मेरी आईडी लिख रहे हैं, एक दूठो को पता है, अब उसी में जुड़ जाड़ जाना तुम लोग, क्या हुआ, हो गया, ठीक है। हरा कशिश का भाई नियम है, अब नियम को फॉलो करना हमारा कर्तव्य है, एक बार मुंह से निकल गया आप उसको बचाएंगे भी तो हम। हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? हरा कशिश का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, कोबाल्ट सल्फेट, कोबाल्ट होगा तो हम वो पढ़ने में आ गया था कोबरा सल्फेट, नहीं सर इसका बताइएगा। CuSO4 इंटू 7H2O, CuSO4 इंटू 7H2O, कोबाल्ट सल्फेट। फेरस सल्फेट FeSO4 इंटू 7H2O, FeSO4 इंटू 7H2O, फेरस सल्फेट। जिंक सल्फेट ZnSO4 इंटू 7H2O, ZnSO4 इंटू 7H2O। कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O, CuSO4 इंटू 5H2O, दैट इज। अब कह रहा है हरा कशिश, पहले एक काम तो हम लोग खत्म कर लिए। हरा कशिश किसको कहते हैं गुरु? फेरस सल्फेट को कहते हैं, सी ऑप्शन, फेरस सल्फेट को कहते हैं। इसका मतलब अगर हमारे रोज इंजीनियरिंग वाले दोस्त आवे तो हम रोज ऐसे ही झिंगा जला हु क्वेश्चन चलाते रहे। अगले पे आइएगा। यार आज मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं पढ़ाने में, अभी हम 15 क्वेश्चन पे पहुंचे, समय 7:46 हो गया, बाप रे बाप ज्यादा पढ़ा दिए। आलू किस प्रकार के तने का रूपांतर है? देखो एक तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है कि कौन तना है कौन जड़ है, एक ऐसा आता है ना, एक तो ऐसा आता है ना कि कौन तना है कौन जड़ है, एक इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो एक ऐसा आता है कि किस प्रकार का तना है, जैसे बंडा और केसर, बंडा सब्जी का नाम सुने हो, बंडा की सब्जी, बंडा और केसर, ये भी तने का रूप, ये कॉर्न, ये घन कंद है, बंडा और केसर। तुम लोग हल्दी और अदरक, वो भी तना के अंतर्गत, लेकिन किस प्रकार के हैं वो? राइजोम। हल्दी और अदरक, यही वो क्वेश्चन, तुम अपने दिल पे हाथ रख के सोच लो कि ये तुमको याद था। और बल्ब, सलकंद, इसका एग्जाम्पल होता है प्याज, ये भी तना है लेकिन किस प्रकार का तना है? अ ट्यूबर या फिर कंद, आलू, सब तना है, ठीक है। कौन इसमें तना है कौन जड़ है, वो आसान वाला क्वेश्चन है, वो हर स्टूडेंट करता है। अब उसी में से आपसे पूछ दे हल्दी किस प्रकार का तना है, प्याज किस प्रकार का तना है, केसर किस प्रकार का तना है, आलू किस प्रकार का तना है, आप क्यों तने हैं बिना सिलेक्शन लिए? गुरुजी ऐसे मत तनो भाई, अभी तनने की उम्र नहीं है, अभी सिलेक्शन की उम्र है, ठीक है। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट। निम्न में से कौन केवल पुरुषों में पाया जाता है? ये वाला क्वेश्चन जो लड़का गलत कर देगा एकदम बेइज्जती टाइप का माहौल हो जाएगा। सर ऑक्सीन मारेंगे ना, पेड़ पौधों में पाया जाता है। सर रिलैक्सिन, अच्छा जब 9 महीने की जब प्रेगनेंसी होती है तो जब बच्चे के आने का टाइम होता है, मां बनने का टाइम होता है, उस समय रिलैक्सिन हार्मोन महिलाओं में स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरॉन, सर इसी की वजह से तो वो महिला है। तो गुरु तब बचा एक ही ऑप्शन, व्हाट ऑप्शन? डी ऑप्शन, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही क्या होता है कि ये पुरुषों में पाए जाने वाला हार्मोन होता है। ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, इसी हार्मोन को आप, ये फीमेल में पाए जाने वाला सबसे मेन हार्मोन है, इसी से उनका बॉडी ग्रोथ, ब्रेस्ट ग्रोथ, सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। रिलैक्सिन तो मैंने बता दिया कि ड्यूरिंग द 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, इन द लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, रिलैक्सिन रिलीज फ्रॉम देयर बॉडी फॉर अ स्मूथ डिलीवरी ऑफ देयर चाइल्ड। और ऑक्सीन भैया ये तो पेड़ पौधों के खरपतवार नष्ट करने के काम में आता है, पौधों के ऊपरी भाग में होता है, मस्त मजा आता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में होता है, लड़कों में होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगले पे आएंगे सर, बाबर का असली नाम क्या था? अच्छा आदमी कुछ भी करे औकात में तो रहेगा ही। अब हम तो ठहरे हिस्ट्री के टीचर, भले कल हमारे इंजीनियरिंग के दोस्त आए हो तो हम 10 तो साइंस का क्वेश्चन बना दिए, लेकिन हिस्ट्री तो हमारा फेवरेट है यार, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। सर बाबर का नाम था मोहम्मद जाहिरुद्दीन, ठीक है ना, मोहम्मद जलालुद्दीन, ये तो अकबर का नाम था गुरु,
मोहम्मद जलालुद्दीन ये अकबर का नाम था। नासुरुद्दीन मोहम्मद ये भी किसी का नाम था, अभी मैं भूल रहा हूं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन अगले पे आओ। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवा, अब ये इसलिए क्योंकि अभी आपने देखा कि 2-3 दिन पहले सूर्यकांत जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ लिया है। इट में भी क्वाइट पॉसिबल कि आपसे ये पूछ दे। तो सर 65 वर्ष। अगला, किस रंग के तारा को बुजुर्ग तारा, जैसे मेरी तरफ बुजुर्ग तारा, बुढ़ा तारा माना जाता है? बताओ भैया, किस रंग के तारा को बुजुर्ग तारा? लाल है कहीं क्या? सी ऑप्शन। ये अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अब मैं थक गया भक्त, अब मैं थक गया हूं, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगला क्वेश्चन तुम लोग बताओ। सूरत अधिवेशन के, अब देखो मेरे ऊपर डाउट मत करना, हम हिस्ट्री हमसे थोड़ा बहुत बनता है, मैं ये नहीं कहूंगा पूरा बनता है, तो इसलिए मेरे ऊपर डाउट मत करना तुम लोग। अभी हो गया, अब हम थक गए आज पूरी एनर्जी लगा के पढ़ा दिए क्या तुम लोग को आज तरीके। हाँ तो सर सी ऑप्शन, राष्ट्रवादी और उदारवादी। नहीं, 1907 में रास बिहारी बोस जी थे और बंटवारा सटवारा हो गया था, गरम दल नरम दल में लाल बाल पाल ओल बन गए थे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की समेकित निधि के संदर्भ प्रावधानों से संबंधित है? बताओ, समेकित निधि के प्रावधानों से संबंधित है। सर राइट आंसर बनेगा डी, आर्टिकल 266।